गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन शर्मा और मैं आज आपको भूगोल चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में हम भूगोल का मानव के साथ क्या संबंध है उस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भूगोल और भूगोल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्वत, पठार, नदी, वन, समुद्र आदि जैसी भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव का पृथ्वी के साथ क्या रिलेशन है उस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल को हमने अपने कक्षा 11th के बुक में अच्छी तरह से समझा और पढ़ा होगा। अब हम मानव भूगोल के विषय में समझते हैं। तो पृथ्वी का मानव के साथ जो संबंध होता है उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसकी 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। उन 3 विचारधाराओं को हम एक एक करके समझते हैं। इससे उस भूगोल की 3 विचारधाराओं को समझने से पहले हम भूगोल वेत्ताओं द्वारा दी गई भूगोल की परिभाषाओं को एक बार देखते हैं। भूगोल वेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम एक बार देख लेते हैं। रेडजेल ने एक परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समझते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल, यानी कि मानव समाज का धरातल के साथ क्या संबंध है, अंतर संबंध जो है उनके विषय में अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। इसी के संबंध में एक परिभाषा दी गई है एलन सी सैंपल के द्वारा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन है। मतलब कि मानव भूगोल हम हमारे अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव जो मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं उनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि बदलने वाले संबंधों का अध्ययन है। इससे आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी को करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल कहलाती है। पॉल विडाल डी लाविलाश इनका नाम है और इन्होंने बताया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है वह मानव भूगोल है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चल मानव भूगोल के अध्ययन के लिए हमें कुछ विचारधाराएं प्रदान की गई, जिनमें से एक विचारधारा हमारी नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा हमारी संभववादी विचारधारा और तीसरी विचारधारा हमारी नव निश्चयवादी विचारधारा है। इन तीनों विचारधाराओं को हम एक एक करके समझ लेते हैं, जिससे कि हमें अपने अध्ययन में सुगमता महसूस हो या सुगमता है। पहले देख लेते हैं हम नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा। प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। समझिए, प्रारंभिक अवस्था में मानव आदिम अवस्था में था, यानी कि आदि मानव के रूप में था और उसने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया, यानी कि प्रकृति से बचने के लिए जैसा प्रकृति का प्रकोप था उसी के अनुसार उसने बचने के लिए वही रास्ता अपना लिया। इस समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर था, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो स्तर था, वो अत्यधिक निम्न अवस्था में था। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव विकास भी बहुत कम हुआ था, मानव का विकास नहीं हुआ था। और उसके बाद मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता, उसकी प्रचंडना से डरता था। प्रकृति को सुनता था, प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति की प्रचंडना से, यानी कि प्रकृति द्वारा भयावह वस्तुओं से वह डरता था। जैसे अत्यधिक गर्मी के कारण वह स्थान छुपने के लिए देखता था, किंतु तकनीकी का आविष्कार न होने के कारण उसे उस गर्मी का, उस उष्णता का सामना करना पड़ता था। जैसे अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचने के लिए भी उसके पास कोई निश्चित साधन नहीं था, अतः वह गुफाओं का प्रयोग करता था।
संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर था। अतः इस अवस्था को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम देते हैं या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसके समर्थक रैटजेल, रीटर और हम्बोल्ट थे। इसके समर्थक में रैटजेल, रीटर और हम्बोल्ट थे। ये भूगोलवेत्ता थे। इसके बाद हम दूसरी विचारधारा की बात करते हैं और वो है संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा के अंतर्गत मानव ने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रौद्योगिकी के विकास से प्रकृति द्वारा भयावह घटनाओं से खुद को बचाने के लिए उसने नवीन तकनीकियों का आविष्कार किया, जिससे कि उसने उस पर प्रकृति पर विजय पाई। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि अत्यधिक उष्णता में या अत्यधिक गर्मी पड़ने पर उसने एसी का आविष्कार किया या एसी को खोजा, जिससे अत्यधिक गर्मी से उसे निजात मिली, उससे छुटकारा पाया। बरसात के समय उसने छाता का प्रयोग करके बरसात में निकलना शुरू किया। नियतिवादी विचारधारा में बरसात से वह छुपता था, उसके पास बरसात से या गर्मी से बचने के कोई निश्चित साधन नहीं थे। वो नियतिवादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा में उसने खुद को इतना प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया। इस विचारधारा को संभववादी विचारधारा कहते हैं। मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार बना लिया। उसके बाद हमारी तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवादी विचारधारा, अथवा अगली है हमारी नवनिश्चयवादी विचारधारा। नवनिश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत, इस विचारधारा के अंतर्गत ना तो प्रकृति मानव से परे है, मानव से ऊपर है, ना मानव प्रकृति से ऊपर है। अर्थात मानव को प्रकृति के साथ और प्रकृति को मानव के साथ सामंजस्यता की आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति मानव का नुकसान ना कर सके और एवं मानव प्रकृति का नुकसान ना करे। संभववादी विचारधारा में मानव ने नवीन तकनीकियों के आविष्कार से प्रकृति को जहां अपने अनुकूल बनाया, वहीं मानव ने स्वयं के लिए भी कष्टकारी जीवन को बढ़ावा दिया। जैसे उसके द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन तकनीकियों से से निकलने वाले रासायनिक गैसों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। अर्थात नवनिश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत ना तो मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचा सके और ना प्रकृति मानव को नुकसान पहुंचा सके। दोनों परस्पर सामंजस्यता की भावना के सामंजस्य बैठा करके एक दूसरे के लिए आसान या सुगम बने। वीडियो ना संभववादी विचारधारा के अंतर्गत यहाँ से हो सके तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। संभववादी विचारधारा के अंतर्गत धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगा। प्रकृति के नियम समझकर प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। नवनिश्चयवादी या आधुनिक निश्चयवाद। नवनिश्चयवादी विचारधारा, इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति का पूर्ण निर्भरता और प्रकृति का अतिदोहन दोनों का निषेध करता है तथा मध्यम मार्ग को अपनाने का समर्थक है। इसके बाद तीसरी विचारधारा हमारी, जो हमारी प्रथम विचारधारा थी नियतिवादी विचारधारा, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।